हेलो एवरीवन, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब देखिए, इनके बारे में बात करें, ये क्या होते हैं। तो इनको नॉर्मली आप याद रखिए, रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली अपक्रिया है आपका संयोजन अपक्रिया। सबसे पहला अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया। ये नाम से ही स्पष्ट है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अपक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका H2 + O2 और इसको मिलाकर बन जाता है यहाँ पर H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन संख्या 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा। जब इस 2 से गुणा करेंगे तो इस 2 का गुणा ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन में भी होगा, 2 दूना 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने गुणा कर देंगे, 2 से। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसकी प्रे करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल के साथ। तो जब ये अपक्रिया इसे साथ करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपको प्राप्त होगा Na2 नहीं, ये प्राप्त होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इस चीज को बैलेंस करना है कि यहाँ पे कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, यहाँ पे सिर्फ 2 से क्या कर देंगे हम, गुणा। बात समझ में? तो ये अपक्रिया पे क्या कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया। अब बात करते हैं वियोजन अपक्रिया। इसी को आप अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ऐसे अपक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। फिर से सुने, ऐसे अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का
या उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब इस एग्जांपल की बात करें तो आप इसका रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स करने का मतलब है, यहाँ पे ले लीजिए सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसको जब हीट कर दोगे तो ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको संतुलित करने के लिए सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनेगा आपका H2O। ये दोनों क्रिया आपका किसके किसके उदाहरण है, वियोजन अपक्रिया के या अपघटन अपक्रिया के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की। देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जब कम क्रियाशील तत्व को किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया जो है इसको 2 प्रकार से दे रखता है, एक कहलाता है आपका एकल विस्थापन अपक्रिया और एक कहता है द्विक या उभय विस्थापन अपक्रिया। हम उसको भी देख लेंगे अभी एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखिए बात करते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसके कॉपर प्लस FeSO4, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट और Fe। यहाँ पे कॉपर ने क्या कर दिया है, Fe को विस्थापित कर दिया, विस्थापित करने के बाद उसका स्थान इसने क्या कर रखा है, स्वयं ग्रहण कर रखा है, तो ये कहलाएगा आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगर मान लीजिए कि आपका ये चीज ऐसे हो जाए, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट और यहाँ पे हो जाता है HCl। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सामने 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए अभी मैंने बताया कि ये अपक्रियाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन अपक्रिया होती है और एक द्विक विस्थापन अपक्रिया होती है। ये ऊपर वाली एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी और नीचे वाली कहलाएगी उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन। देखिए दोनों में कुछ ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही तत्व है या एक ही परमाणु है जो
आयरन को हटा रहा है और उसका स्थान पे खुद जुड़ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बेरियम हाइड्रोजन के स्थान पे जुड़ रहा है और हाइड्रोजन जो है वो बेरियम के स्थान पे जुड़ रहा है, इसीलिए ये अपक्रिया कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं, अब आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ऊष्माशोषी क्या होगा, पहले छेपी देखते हैं। ऐसी अपक्रिया जो पूर्ण होने के पश्चात अपने अंदर से ऊर्जा को क्या करती है, मुक्त करती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जो अपक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ऊष्मा का अवशोषण करती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। यहां पर देखें ऐसी अपक्रिया जो पूर्ण होने के बाद ऊष्मा या ऊर्जा को बाहर निकालती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। या ऐसी अपक्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे दो रिएक्शन के जरिए हम इस बात को समझ लेते हैं कि कब आपकी अपक्रिया ऊष्माशोषी होगी और कब आपकी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। देखिए और यहाँ पर एक अपक्रिया है N2 + O2 और यहाँ पे बनेगा 2NO माइनस में। इस चीज की बात करें 94 और ये होता है 45 किलो कैलोरी। देखिए हमने एक बार कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, उन दोनों की आपस में अपक्रिया करवाया। अपक्रिया करवाने के बाद यहाँ पे आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे क्या कितना 94 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये कहलाता है ऊष्माक्षेपी, ये कहलाता है ऊष्माक्षेपी। और यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पे 45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो कहलाता है ऊष्माशोषी। ये कहलाता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखिए अगर कोई रिएक्शन लिख देता है, उसको पहचानना है कि आपका ऊष्माक्षेपी कब होगा, ऊष्माशोषी कब होगा, तो उसके लिए आप इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे इस चिन्ह को, ये चिन्ह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो प्लस का चिन्ह हमेशा प्रदर्शित करता है ऊष्माक्षेपी को, और यहाँ पर देखेंगे माइनस का चिन्ह दिख रहा है जो प्रदर्शित करता है ऊष्माशोषी को। अब ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अपक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकल रही होगी तो वो कहलाएगी ऊष्माक्षेपी, और किसी भी अपक्रिया में अगर ऊष्मा क्या हो रही है, अंदर की तरफ अवशोषित हो रही होगी तो वो कहलाएगी ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब देखिए उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। हम इसके आगे देखते हैं। ठीक, अभी आपका ये हो गया आपका, अभी एक और बाकी है, एक अपक्रिया, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या होती है। अब है आपका ऑक्सीकरण
एवं अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th का है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली आपको जानकारी के लिए दे रखा है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। क्लास 11th में इसका एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम अच्छे से सीखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑक्सीकरण या अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण को आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया, देखिए चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, इसकी दो परिभाषाएं हैं। हम दोनों के जरिए देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए पहला हम देखते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। पहला चीज। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा हम यहां से बात करते हैं दूसरी परिभाषा की कि वो क्या होती है। ऐसे क्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या धनात्मक आवेश की वृद्धि होती है, धनात्मक आवेश की वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए पहली वाली जो रिएक्शन है ये मिनिमम देखने को मिलती है, ये मिलता है सिर्फ आपका कुछ भौतिक क्रियाओं में देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर लेते हैं लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ये इस टाइप में मिलता है आपको जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शंस को हम इस सेकंड वाले डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखकर उसको पहचानेंगे कि कैसे ये क्रिया होती है और कैसे हम इसको बता सकते हैं कि कब ऑक्सीकरण हो रहा है और कब आपका अपचयन। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, SnCl2 प्लस में Cl2 और यहां पर हो जाएगा SnCl का 4। अब यहां पर देखो, हम अगर यहां पे पता करें तो यहां पे 2 प्लस चार्ज है इस पर, ठीक है, और यहां पे प्लस 4 चार्ज है। देखिए आप नॉर्मली बस एग्जांपल याद रख लिए क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में बहुत छोटा है और इतने छोटे सिलेबस में आपको अच्छे से समझाया नहीं जा सकता, पर फिर भी याद रखिए यहाँ पे क्लोरीन है, इसको तोड़ दो, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे करके। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है और क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, इसकी वजह से 2 चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसको तोड़ा जाए Cl, तो Cl पर माइनस है, कितना Cl है, 4 Cl है, तो 4 Cl पे 4 माइनस, ये तभी इसके साथ जुड़ सकता है जब इस पर भी कितना प्लस चार्ज हो, 4 प्लस चार्ज हो। अब इस चीज को ध्यान से देखें, अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उतना उसमें क्या आता है, प्लस चार्ज या धनात्मक आवेश की वृद्धि। यहां पर देखिए प्लस 2 था, यहां पे कितना हो गया, प्लस 4, तो यहां पर क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण, यहां पे क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ZnSO4 और प्लस यहाँ पे कॉपर। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे इसमें और इसमें,
यहाँ पे प्लस आवेशों की संख्या 0 है, लेकिन यहाँ पे प्लस आवेशों की संख्या कितनी आ जाती है, 2। जिंक जो है जब परमाणुिक और आणविक फॉर्म में होगा, या कोई भी एलिमेंट जब परमाणुिक और आणविक फॉर्म में होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 0 होती है, उस पे आवेश जो होते हैं वो 0 होते हैं। लेकिन जब ये इस फॉर्म में आएगा तो यहाँ पर देखो Zn पर और उस SO4 पर, SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है, ये तभी इसके साथ जुड़ सकता है जब इस पर कितना प्लस चार्ज आ जाए, 2। तो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी 0 थी, लेकिन यहाँ पे 2 कमी है। यहाँ पे धनात्मक आवेश 0 था, यहाँ पर 2 की कमी हुई है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाएं तो यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण। ठीक है। अब यार देखिए, इसी ऑक्सीकरण को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करते हैं, वो होता है OIL। ठीक है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीकरण में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे ऑयल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हम अब बात करते हैं अपचयन की। अपचयन, जैसे ऑक्सीकरण की हमने 2 परिभाषाएं देखी, उसी तरीके से इसकी भी हम 2 परिभाषाएं देखेंगे। पहला चीज, ऐसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन ऐसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है, ऐसा या ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या धनात्मक आवेश की, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ऋणात्मक आवेश की कमी होती है, या धनात्मक आवेश लिखते हैं। धनात्मक आवेश की कमी होती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब देखो, फिर से मैं कह रहा हूं, ये रिएक्शन देखने को बड़ा कम मिलेगा, बट ये जो सेकंड वाली ये डेफिनेशन है, इसके रिएक्शन देखने को ज्यादा मिलते हैं। जैसे अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर बात करें, ये क्या होगा इस एग्जाम्पल, Cl2 प्लस Cu, और यहाँ पे हो जाएगा 2CuCl। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हम पहले यहाँ पे देखते हैं, इस पर 2 प्लस चार्ज है और इस पर अभी 1 माइनस चार्ज है। नहीं, रुक जाओ, दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है और यहाँ पर 1 प्लस चार्ज है। देखिए, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ, धनात्मक आवेश में क्या हुई, कमी हुई। तो यहाँ से यहाँ पे ये अपक्रिया क्या कहलाएगा, अपचयन। ये क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाएगा। बस उनमें अब देखिए एक चीज और बात करते हैं, FeCl3, इसको हीट कर दोगे तो हो जाएगा FeCl2 प्लस Cl, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। ठीक है,
बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा 3 और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा कितना 2। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, आपकी कमी हुई है। यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका अपचयन होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ऑक्सीकरण भी समझ में आया होगा और साथ में अपचयन भी समझ में आया होगा। याद रखिए एक चीज इसमें और आता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक एवं अपचायक। ऑक्सीकरण एवं अपचायक, इस चीज को याद रखिएगा, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन, अभिक्रिया में जिसमें या जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, तथा जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो देखो कॉपर का यहां से यहां जाने में अपचयन हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। और यहाँ पे आयरन की बात करेगा तो यहां से यहां आयरन जाने में भी फिर से आपका क्या हो रहा है, अपचयन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, ठीक है। अब जैसे हमने ये देखा था कॉपर प्लस FeSO4, जिसमें कॉपर SO4 और साथ में क्या बना था, Fe। अगर यहां से कॉपर की बात करें यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं अपचायक। बस ऐसे याद कर रखो, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी में अभिक्रिया और आ जाती है जिसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं अपचयोपचय या आपकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे हम कहेंगे कि उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसमें आपका अपचयन भी हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए हम दोनों को देखेंगे। दोनों को देखने का मतलब यह है कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहां से यहां जाने पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाती है।
यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है और यहाँ से यहाँ जाने पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इधर जाने पे ऑक्सीकरण संख्या या प्लस चार्ज बढ़ रहा है और यहाँ से इधर आने पर प्लस चार्ज क्या कर रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से यहाँ जाने पर अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर होगा आपका क्या, ऑक्सीकरण। और यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ पर देखिए धन चार्ज जो है वो घट रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका, अपचयन। यहाँ पर क्या हो गया आपका, अपचयन। तो इस प्रकार की जितनी भी अपक्रियाएं होंगी वो आपकी कहलाएंगी रेडॉक्स अपक्रिया। अब देख लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया की दैनिक जीवन में महत्व। ऑक्सीकरण, सबसे पहला इसमें आता है संक्षारक या संक्षारण। अब देखिए, जो संक्षारण की बात करता है तो संक्षारण क्या होता है आपका, जब कोई पदार्थ नम वायु और जल के संपर्क में आता है, याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ नम वायु और जल के संपर्क में आता है तो उसकी सतह का क्षरण होने लगता है। तो सतह का क्या होता है, क्षरण होने लगता है। इस घटना को या इसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर बात करता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का हरा होना, ठीक है, एल्यूमिनियम का काला होना, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके संक्षारण प्रकृति के। ठीक है, फिर इसमें आता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता की अगर बात करते हैं, आप देखे होंगे कि नॉर्मली पैकेट के सामान जो होते हैं पैकेट के अंदर बंद रहते हैं, उसको खाया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो पैकेट खुल जाए और खुलने के बाद उसके अंदर की चीजों को खाया जाए तो उनकी जो स्वाद होते हैं वो गायब से हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने के बाद वो क्या होता है, उनका स्वाद चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। खाने योग्य सामग्री, खाने योग्य सामग्री में उपस्थित में वसा ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे उस पदार्थ का या उस सामग्री का स्वाद या खाने योग्य नहीं रहती। इसे ही या उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। एक थोड़ी सी बातें हैं, याद रखिएगा आप लोग अपनी लाइफ में। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, लोगों की जरूरतें उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है, ठीक है, तब आप उसके लिए अच्छे हैं, आप कुछ भी करते रहिए, आप उसके लिए अच्छे हैं। जिस दिन भी उस व्यक्ति को लगेगा कि मेरी जरूरत जो है वो आपसे पूरी हो चुकी है, तो उसी दिन वो आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, पहले वही लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अपनी चीजें बताएंगे और धीरे धीरे तुम्हारे पास आएंगे। पास आने के बाद देखेंगे कि अब इसका फायदा कैसे हम उठा सकते हैं। जैसे ही वो उनका मकसद आपसे पूरा होगा, आप उनके लिए बुरे हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें और थोड़ा दोस्त थोड़ा अच्छा चुने। ठीक है, तो ये चीजें खत्म हो गई हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।